हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट पेपर की। ठीक है, सीटेट में हमारा जो टीजीटी मैथ का पेपर का आज सॉल्यूशन कराऊंगी। ये जो पेपर है ये प्रीवियस ईयर का है। वैसे तो मैंने ये सीरीज बंद कर दी थी, बट किसी ने बोला कि मैम करा दो, तो मैं एक स्टूडेंट के लिए भी मेरा मन ये होता है कि मैं करा दूँ। ठीक है, तो उसने बोला तो मैंने स्टार्ट करा दी। अगर आप भी इंटरेस्ट लेना चाहते हो तो आप भी इस सीरीज में जरूर करना। मैं आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन तो डेली कराऊंगी। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि नहीं मैम हमें तो ज़्यादा करने हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना। अपनी ओर से मैं यहाँ पे 60 तक भी पहुँच जाऊंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा करने हैं तो मैं ज़्यादा भी करा दूंगी। ठीक है, वो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप टीजीटी मैथ के अलावा यहाँ पे पीआरटी मैथ भी करना चाहते हो कि मैम हम तो पीआरटी का मैथ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बता देना, मैं वो सीरीज़ भी आपके लिए स्टार्ट कर दूंगी। ओके, मैराथन भी लूँगी और साथ में एक एक दो दो मैराथन अगर मेरे से हुआ तो ज़्यादा मैं डेली भी करा सकती हूँ मैराथन। 30 क्वेश्चन की काफ़ी इनफ रहेगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, 30 थोड़े नहीं होते हैं। अगर सोल्व करने बैठो तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, क्योंकि समझाना भी है, खुद को सोल्व करके समझाना हो ना, तब तो हमारा कितना 30 है ना, तो कम से कम मान लो आप यहाँ पे 60 मिनट का ही लगा लो। मतलब एक क्वेश्चन जो है 1 मिनट का लगा तो 60 मिनट में हमारे 60 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। जब बात आती है समझाने की तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। ओके, अब देखो हमारा जो सीरीज़ है वो हम स्टार्ट कर देते हैं, और जो हमारा क्वेश्चन है वो भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। थोड़ा सा आज कैमरा फिर से प्रॉब्लम कर रहा है, आपको मुझे बड़े में देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमें नंबर दे रखा है, यदि x 2/5 है, इंटू में -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। यहाँ पे किसका निकालना है? 3x का व्युत्क्रम निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में है ना, ये देखने में तो इजी लग रहा है बट ये काफ़ी बड़ा है। हम इसको करेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं तो 7 5 35 और 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 अपॉन में हमारा कितना जाएगा यहाँ पे 35, माइनस का 1/14 माइनस का हमारा कितना हो जाएगा 3 3 9 और यहाँ से 35। अब देखो इन दोनों को पहले हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, माइनस का 40 हम बाद में ले लेंगे, तो माइनस का 9 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का हमारा 15 अपॉन में हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 35 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको किससे काट दे, 5 से काट देते हैं। यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा 1/14, 5 से काटते हैं, 5 15 और 5 7 35। इसको सोल्व करेंगे तो -3/7 आ जाएगा और माइनस का 1/14 आ जाएगा। इसका मतलब माइनस तो हमारा आएगा। अब देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 14, 2 बचेगा, 7 2 बचेगा, 3 दूनी 6 और माइनस का 1 कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 7/14। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। अब देखो यहाँ पे कितना दे रखा है 3x का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा, रेसिप्रोकल। तो 3x का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1/3x। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पे -1/2। इसको पुट करेंगे तो हमारा ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा -2/3। यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब देखो ये आंसर है माइनस का तो आएगा, तो प्लस वाले तो हमारे सारे कट जाएंगे, यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, यदि 5 अंकीय संख्या आपकी ये है, इसमें x और y हमारा मिसिंग है, तो 24 से विभाज्य है, तो x और y का अधिकतम मान क्या होगा। x और y का अधिकतम मान पूछा है, कितना है यहाँ पे 9x 3 4 और y है। ठीक है, यहाँ पे कितना है 24 से हमें डिवाइड करना है, तो 8 3 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 24। अब ध्यान से देखना, 8 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या है कि जो हमारी लास्ट की 3 डिजिट होती है ना, वो हमारी किससे डिवाइड होनी चाहिए 8 से डिवाइड होनी चाहिए, वरना तो हमारा पूरा ही नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब 8 से करेंगे तो 8 चौक हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 32, 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, तो 2 के साथ हमारा सिर्फ क्या आ सकता है यहाँ पे 4, 8 3 हमारे क्या होंगे 24, तो y के प्लस पे तो क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अब देखो 3 की कंडीशन क्या होती है, जितने भी नंबर्स होते हैं उनका सम हमारा 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 3 3 9 3 और यहाँ पे कितना आ गया 4 और ये 4 4 4 8, 8 प्लस हम कितना कर दे कि हमारा 3 से डिवाइड हो जाए, 8 प्लस हम 4 करें तो 4 करें तो 4 3 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 प्लस हम कितना कर दें यहाँ पे 6 करेंगे, 8 और 6 14 नहीं होगा, 8 और 7 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 15, ये भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब देखो जो आंसर है वो कितना दे रखा है, तो 16 भी दे रखा है। 8 प्लस हम कितना कर दें यहाँ पे 8 और 8 16 और 8 और 9 17, नहीं भी इतना ही होगा यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 3 की कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करना है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा 15 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो 8 और
प्लस हमारा कितना बन रहा है यहाँ पे 4। अगर यहाँ पे हमारा 4 आ जाए, सॉरी 8 आ जाए, तो हम 4 आ जाए, कितना आ जाए हमारे यहाँ पे 4 आ जाए। देखो भाई मैं क्या कर रही हूँ, फिर से बताती हूँ आपको। 8 और 4, ये 4 और ये 4 हमारे 8 में 4 ऐड कर रहे हैं तो हमारा 12 आ रहा है, ठीक है। बट x और y की जो टर्म है उनमें ऐड करेंगे तो हमारा 4 + 4 कितना आ रहा है 8, जो कि ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद क्या है हमारा 8 और 7 भी हमारा क्या हो रहा है 15, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 8 और 7 हमारे 15 हो गए, तो 7 और 4 हमारी कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 11, ये भी ऑप्शन में नहीं है। अब बताओ ऐसे में क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर हम 8 और कितना कर दें यहाँ पे, मेरे अकॉर्डिंग तो इसका 8 आ रहा है आंसर या फिर मेरा 11 आ रहा है, लेकिन इसका आंसर मैच ही नहीं हो रहा, ठीक है। प्लीज़ इसको कमेंट करके मुझे एक बार बताना, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में भी ले लूँगी। अगर मेरे से आपने कमेंट नहीं किया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूँगी इसको कैसे होगा ये, ठीक है। बट ये होगा ऐसे ही, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा आंसर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, 5/10 है, 5/100, 5/1000 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 5/2 प्राप्त हो। अब देखो ये जो नंबर्स है ना, इनको हम पॉइंट में ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5, प्लस में हमारा 0.005 हो जाएगा, प्लस में 0.5, ओ सॉरी क्या आएगा 0.00 हमारा 5 हो जाएगा। अब इसमें क्या जोड़े कि हमें कितना प्राप्त हो जाए, इसको भी हम पॉइंट में ले लेते हैं, तो 2 पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब देखो इन सभी को ऐड करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। 0.05, 0.005, अब यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, ये 0 आएगा। अब यहाँ पे 2.5 में से इसको माइनस करना है। अगर यहाँ 2.5 में से माइनस करेंगे 0.555, तो हमारे यहाँ 5 आएगा, यहाँ 9 में से 4 आ जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ से लेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पे 1 कितना आ जाएगा 1.945। इसको ऐड करेंगे तो हमें 5/2 मिलेगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जो सी है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं, मतलब 60 का 1/5 हिंदी पढ़ रहे हैं। शेष विद्यार्थी की संख्या का 3/8 गणित पढ़ना पसंद करते हैं। शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। विज्ञान पढ़ने पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन ने बोला ना सेम वैसे ही कर लेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं। क्या बोलेंगे यहाँ पे कितना है हमारा 60 का कितना बोला है यहाँ पे 60 का 1/5 हमारा क्या पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। तो 60 का 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 से करेंगे ना डिवाइड इसको, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितने पढ़ रहे हैं हमारे 12 मैथ पढ़ रहे हैं। अब देखो 60 में से 12 मैथ पढ़ रहे हैं, तो 12 माइनस कर देंगे तो हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 50 और 48 बचे। अब 48 का कितना दे रखा है यहाँ पे 3/8, क्योंकि शेष का बोल रखा है ना, तो हमने यहाँ पे 48 माइनस किया है। अब 48 का 3/8 हमारा गणित पढ़ रहे हैं। अच्छा ये हिंदी पढ़ रहे थे, ये मैथ नहीं पढ़ रहे थे, ये हमारा हिंदी पढ़ रहे थे, यहाँ पे ये हमारा हिंदी था, ठीक है। अब पढ़ेंगे हमारा मैथ कितना पढ़ रहे हैं 3/8, 8 से काटेंगे 8 × 48, 6 पे गया, और 6 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 18 मैथ पढ़ रहे हैं। अब जो शेष बचे उसका भी क्या है हमारा शेष क्या पसंद करेंगे, साइंस। अब शेष कितना बचेगा, 48 में से हम माइनस कर देंगे यहाँ पे 18, तो 8 जाएगा, तो हमारा यहाँ पे 40 में से 10 जाएगा, तो हमारा 30 जो स्टूडेंट है वो क्या पढ़ेंगे हमारे यहाँ पे विज्ञान, जो हमारी साइंस है ना उसको पढ़ेंगे। तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बने ना, जैसा लैंग्वेज उसने क्वेश्चन में दी हो ना वैसे वैसे करते जाओ और कुछ नहीं करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 15-10 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब देखो इसके लिए हमारा कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता। क्या करेंगे यहाँ पे 15 और हमारे 10 है, इसके हम इस टाइप से हम क्या कर लेंगे, इसके मल्टीपल बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 2 का हम पेयर बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा ज़्यादा, 3 से करेंगे तो 3 तिया हमारा 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 1 10, ठीक है। क्योंकि जोड़े में ही आता है, जो हमारा ऊपर से उतरता है ना वो पेयर में आता है, नीचे 3 में 3 ऐड करते तो हमारा कितना हो जाएगा 6। अब देखो यहाँ पे कितना है 610 है, तो करीब ये हमारा किसके नियर बाय है, 10 के मल्टीपल के नियर बाय, मतलब 610 के नियर बाय है। तो यहाँ पे 6
और 9 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 9 से कर देते हैं, ठीक है। 9 9 81 हो जाएगा, 8 बचेगा और 6 9 6 54 54 और 4 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 62 हो जाएंगे। कितना आ गया 621, जबकि हमारा यहाँ पे कितना है 610। तो हमारा ये किस पे गया है 9 पे गया है। इसका मतलब ये हमारा किसका मल्टीपल हो जाता 621 होता, तो हमारा ये पूरा ही परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे 39 का। बट नहीं है, कितना कम है, कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, मतलब सबसे कम क्या जोड़ा जाए। यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे 610 को, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 11। अगर हम इसमें 11 ऐड कर दे तो ये जो हमारा नंबर है 1510, ये हमारा परफेक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि 4 + 5x - 1 = हमारा 34 है, तो 4x² - 3x का मान बताइए। 4 + 5x माइनस का हमारा 5 हो जाएगा इक्वल टू 34 हो जाएगा। अब देखो 5x है, अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस का 1, उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 35। x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 7। पूछा क्या है हमसे 4x² - 3x। अब यहाँ पे जो पूछा है ना 4x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 4x² - 3x है, ठीक है। x कॉमन ले लेंगे तो 4x माइनस हमारा 3 बचेगा। यहाँ पे 7 पुट कर देंगे तो 7 और 7 के 4 से करें 4 से करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, माइनस का हमारे यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 7 × 25 हो जाएगा। तो 7 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 175 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा। ओके, कुछ क्वेश्चन आप आपके सीटेट में लड्डू आते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लेवल के देखने को मिलते हैं। अब देखो 3x² प्लस हमारा 5x माइनस 4 में से किस में से, इसके अंदर से क्या घटाओगे आप 8x² माइनस x² माइनस 4 को घटाने पर प्राप्त जो आपका परिणाम है उसमें x² का हमें क्या बताना है, यहाँ पे गुणांक बताना है, ठीक है। लैंग्वेज को ढंग से पढ़ना, कभी कभी है ना हमारा आगे पीछे दे देता है और लैंग्वेज हमारी उल्टी दे देता है। जैसे यहाँ पे तो सीधे दे रखी कि इसमें से आपको इसको घटाना है, ठीक है। कई बार आपको ये नंबर दे देगा और इसमें से आपको इसको घटाना होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना यहाँ पे हमें तो डायरेक्ट दे रखा घटाना है। तो देखो ये तो हमारा 3x² होगा, यहाँ पे क्या है घटाना है, तो ये जो टर्म है हमारी x² का गुणनखंड बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा प्लस का क्या आ जाएगा x² आ जाएगा, तो प्लस का आ जाएगा तो 4x² हो जाएगा। तो यहाँ पे जो x² का जो आपका कांस्टेंट है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो हमारे यहाँ पे 95 × 103 का मान निकालते समय एक विद्यार्थी ने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पे a का मान पूछा है, कितना दे रखा 95 × 103 इक्वल टू हमारा 1 हमारी 40 है यहाँ पे, प्लस का हमारा 10a माइनस का 5 है। अब देखो इसको माइनस कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तभी हमारा सोल्व होगा। तो यहाँ पे 103 है, इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 95 से, 15 और 5 और 9 9 30 27 और हमारा 9 5 8 7 9 कितना आ जाएगा 9785 इक्वल टू हमारा 5 माइनस करेंगे, 5 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। ये मैंने ठीक किया है, यहाँ पे तो 9 आएगा ना, 4 कैसे आएगा, कितना आएगा 9995 आ जाएगा, प्लस का हमारा 10a आ जाएगा। अब देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो 10 है, ये इधर आएगा तो ये किस में आ जाएगा माइनस का, इसका मतलब माइनस में आएगा आंसर। तो फर्स्ट भी नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता, या तो -20 होगा या -10 होगा। अब इसको माइनस करेंगे तो यहीं पे कर लेते हैं, 9785 है तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 210, माइनस करेंगे तो 210 इक्वल टू हमारा 10a आ जाएगा। 0 से 210 नहीं सॉरी 5 माइनस किया है ना हमने, यहाँ पे 8 आएगा, 1 सेकेंड रुकना। अब देखो अगर हम यहाँ पे 0 से 0 कट करते तो a की वैल्यू हमारी यहाँ पे एक माइनस आएगा ना, माइनस का 21 आ रहा है, ठीक है, माइनस का 21। अब यहाँ पे ऑप्शन में तो हमें यहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 21 आएगा। क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे मिस्टेक क्या हो सकती है, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना हो सकता है, यहाँ पे 15 हो सकता है। अगर यहाँ पे 15 है तो हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। तो 8 में से 8 जाएगा तो हमारे यहाँ पे 0 आ जाएगी और यहाँ पे 0 आएगी तो ये 0 बन जाएगा, ये कट जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा -20 आ जाएगा।
ठीक है, आप भी बताना है इस क्वेश्चन को कमेंट करके कि जो मैंने कराया है वो ठीक है या जो इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, ठीक है, या इस मुझे ही नहीं आ रहा, ये चीज़ भी आप बता सकते हो। वैसे जो मेथड है आपका बिल्कुल यही है, इसके अलावा आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं है, बिल्कुल ही आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आपका आंसर निकल आ सकता है, ठीक है, कुछ घुमा फिरा भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। देखो मिस्टेक तो आपको पता है सीटेट बहुत ज़्यादा करता है, तो मैं कंफर्म नहीं हूँ उस क्वेश्चन के लिए कि मेरा जो आंसर है ना वो ठीक आ रहा है, मतलब क्वेश्चन के लिए कंफर्म नहीं हूँ कि क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक था वो। आप भी चेक करना और मुझे कमेंट करना, ठीक है। किसी फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में निर्मित करने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। यदि प्रस्ताव दिया जाता है कि इतनी ही मशीनों को एक्स मशीनों का प्रयोग करते हुए 54 दिन में निर्मित किया जाए तो 3x का मान क्या होगा। अब देखो ये हमारा MDH वाला है एक तरीके से, यहाँ पे कितना दे रखा है 63 दिन और 42 मशीनें काम कर रही है, और फिर जो नेक्स्ट है उसमें x मशीनें काम करेगी और कितने दिन आ जाएंगे 54। x की वैल्यू निकालनी है, 9 हमारे कितने हो जाएंगे 54 और 9 सत्ते हमारे 63 हो जाएंगे, 6 सत्ते हमारे क्या हो जाएंगे 42। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 49 हो जाएगी। निकालने किसकी है 3x की, तो 3x इजकल टू 49 इंटू हमारा 3 आ जाएगा। 9 और 3 की मल्टीप्लाई क्या होती है हमारी 7 और 7 3 12 2 हमारे 14। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका अलजेब्रा का है, काफ़ी इजी, अगर फॉर्मूले याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे पावर कितनी है 4 है, तो जो नीचे टर्म है ना इसको रहने तो पहले हम ऊपर वाली टर्म को थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो x की ये हमारा किसका फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b² का बन रहा है, जिसको हम a माइनस बी और a प्लस बी में ओपन कर सकते हैं। तो हम ऐसे ही करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ओपन करेंगे तो क्या बनेगा x² माइनस का हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, एक हमारा क्या बन जाएगा x² प्लस हमारा y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये बनेगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को तो आपको यहाँ पे x² y² z² प्लस 2yz दे रखा है। अगर हम इसको ओपन करें यहाँ पे तो x² प्लस हमारा y² प्लस हमारा z² प्लस का हमारा 2yz बनेगा। तो देखो ये टर्म हमारी सेम है, तो ये वाली जो टर्म होगी ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ हमारा यहाँ पे बचेगा। ये फिर से हमारा किसका फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b² का बन रहा है। इसको ओपन करेंगे तो x एक बार हम माइनस में ले लेंगे तो हमारी दोनों टर्म माइनस में आ जाएगी, एक बार हम प्लस में लेंगे तो हमारी तीनों ही जो टर्म है वो प्लस में आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे तो तीनों ही प्लस में, देखो ये माइनस में है और प्लस में है तो ये तो आएगा नहीं, यहाँ पे ये प्लस में है ये माइनस में है और माइनस प्लस दोनों, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे तीनों प्लस में है और तीनों ही माइनस में है, तीनों प्लस में तीनों ही माइनस में, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। फिर से लिख देती हूँ a² माइनस b² का जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। AB एक रेखा है, हम जो क्वेश्चन में बोलता जाए ना वैसे वैसे करते जाए। AB हमारी एक रेखा है, इस पर B बिंदु को स्थित है, इस पे कोई P बिंदु मान लेते स्थित है। अब देखो AB के A की ओर 2 किरणें हैं, ठीक है, AB के A की ओर मतलब A की ओर ऊपर है दोनों किरणें PC और BD इस प्रकार है कि किरण PC और PD और PB और PB के बीच में स्थित है। ओके, जो हमारी PC है ये हमने C मान ली और ये हमने यहाँ पे D मान ली। अब इसमें क्या बोल रहा है P और C और P और B के बीच में हमारा यहाँ पे PD है, बिल्कुल ठीक है। यदि हमारा APD ये एंगल हमारा कितना है यहाँ पे 80 डिग्री है, तो हमारा जो एंगल है यहाँ पे CPD क्या दे रखा है CPD और रेशियो दे रखा है हमें यहाँ पे BPC का 2:3 दे रखा है। अब देखो रेशियो में जो भी दे रखा है हम यहाँ पे 2x मान लेते हैं और इसको हम 3x मान लेते हैं। अब हमें पता है यहाँ पे जितना भी एंगल बनता है इनका सम कितना होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एक एंगल हमारा 80 है और एक हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है x में दे रखा है, मतलब रेशियो में दे रखा है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे 2 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो 5x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 100 हो जाएगी और x की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 20। तो जो हमारा एक एंगल है वो तो 40 का हो जाएगा और एक एंगल हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 का। पूछा क्या है यहाँ पे 3CD, 3 हमारा CD पूछा है, तो 3 इंटू में हम क्या कर देंगे यहाँ पे 40 प्लस में हम 2 इंटू में हमारा
BPC यही है ना, हाँ जी 60 कर देंगे, ठीक है। तो 60 करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 400, 4 × 12 और 120, 120 हमारा 120 240। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट है ना, ये ठीक हो जाएगा। ओके, एक चीज़ ध्यान रखना, हमारी जब स्ट्रेट लाइन बनती है तो इस पे जितने भी एंगल बनते हैं उन सभी का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आप सभी को पता भी होगा, बस यही यूज़ किया हमने यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किसी त्रिभुज PQR, हमारी एक त्रिभुज है यहाँ पे ये PQR, और ये जो हमारी माध्यिका है यहाँ पे PS, ठीक है। इसकी लंबाई, इसकी भुजा QR, Q और R की आधी है, मतलब QR की ये हमारी आधी है। तो यहाँ पे जो R एंगल है वो दे रखा है यहाँ पे 24 डिग्री, और Q एंगल पूछा है, यहाँ पे जो एंगल है ये वाला पूछा है। अब देखो ये 24 है तो ये हमारा कितना बनता है यहाँ पे 90, ये भी हमारा यहाँ पे 90। अब ये 90, ये 24, तो हमारी जो ट्रायंगल है PSR, इस ये जो ट्रायंगल बनी है, ठीक है, इसमें जो एंगल आएगा हमारा ये P वाला SPR, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस हम 24 करेंगे तो हमारा सॉरी प्लस करेंगे ना, तो 4 और 9 2 11, तो 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारा 6716 कितना बचेगा 66 डिग्री का। अगर ये 66 है तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 66। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना, ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, ABCD एक चतुर्भुज है। ओके, ABCD हमारी यहाँ पे एक चतुर्भुज है, ये A है, ये B है, ये C है और ये हमारा D है, जिसमें A और D इक्वल है। जो एंगल A है वो एंगल हमारा D है। ओके, ये मैंने गलती लिया ना, ABCD वैसे तो ठीक लिया है। B और C इक्वल है, B और C इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। ओके, तो हमारी जो अब मतलब इनमें से जो दे रखा है इसमें पूछा है कि कौन सी कंडीशन हमारी सही होगी। यहाँ पे AB अगर हमारी पैरेलल है, AB पैरेलल है CD के, नहीं भाई ये कैसे पैरेलल हो सकती, ये तो एंगल भी पैरेलल नहीं, समलंब भी नहीं हो सकती है। तो क्या है AD, A और D, AD हमारी पैरेलल है BC के, बिल्कुल ये हमारी पैरेलल हो सकती है। और जो हमारी ABCD एक समद्विबाहु समलंब हो सकती है, बिल्कुल इन एंगल को मिलाएंगे तो हमारी समद्विबाहु समलंब बन सकती है। ये ऑप्शन नंबर जो B है ना, ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो मैंने स्टेट का करा रखा है, उसमें जो मैथ है ना, उसमें आप मेरी कोऑर्डिनेटर की जो है 2D उसको ओपन करके देखना, मैंने सारे ही फॉर्मूले भी और साथ में जो आपकी शेप है वो बहुत अच्छे से समझा रखी है, उससे कर लेना, आपको सारे ही क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से किस आकृति में रेखिक स्मिति होती है परंतु घुमंतु स्मिति नहीं होती। अब देखो रेखिक मतलब रेखा, मतलब जिसको ऐसे हम अगर सेपरेट करें तो हमारी जो आकृति है वो सेम पार्ट में डिवाइड हो जाए, एक दूसरे को कवर कर ले, बट उसकी स्मिति घुमाते हैं ना तो हमारी सेम नहीं होती। समद्विबाहु त्रिभुज में तो कितनी बार घुमा लो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और ये हमारी रेखिक भी है, आयत में भी है, समचतुर्भुज में भी है, बिल्कुल समचतुर्भुज में भी होता है। ये तो हमारी ऐसे ही बनती है, ठीक है, ये तो होती है। उसके बाद काइट, काइट में नहीं होता, काइट कैसी होती है हमारी इस शेप की होती है, ठीक है। अगर इसको हम घुमा देंगे तो हमारी ये शेप नहीं बनती, रेखिक तो बन जाएगी, रेखिक बन जाएगी पर घुमंतु नहीं बनेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, C सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई निम्नलिखित में से क्या दे रखा, निम्नलिखित के बीच स्थित आवश्यक होनी चाहिए। क्या पढ़ रही हूँ मैं, इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई को निम्नलिखित के बीच स्थित अवश्य होना चाहिए, मतलब जो तीसरी साइड है ना उसका पूछा है। अब देखो अगर आपको दो साइड्स दे रखी है तो दो साइड्स अगर दे रखी है और कोई भी आपको ट्रायंगल बना रही है तो ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स का जो सम होता है वो हमारी तीसरी से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। अगर हम दो साइड्स को माइनस करते हैं तो वो हमारी जो थर्ड साइड होती है उससे हमारा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हम इसमें दोनों ही लगा के देख लेते हैं। अगर हम 13 + 19 करते हैं और 13 - 19 - 13 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 3 हमारे यहाँ पे 12 हो जाएंगे, 1 और 2 3 32, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6। तो जो हमारी तीसरी जो साइड है ना इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, तो 6 से बड़ी और 32 से हमारी छोटी, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन देखो क्या होगी, केवल हमारी 13 19 नहीं, 12 32 नहीं, 8 21 नहीं। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे ही टॉपिक मैंने एस्टेट में अभी कराए हैं, आप वहाँ पे देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा।
भुजाएं दे रखी है 45 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इस आयत का परिमाप क्या होगा। अब देखो जो हमारे त्रिभुज दे रखे ना, उसका जो क्षेत्रफल आएगा वो हमारे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत के क्षेत्रफल में सिर्फ हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है। तो मतलब वहाँ से हमें यहाँ पे चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। उससे पहले एक चीज़ देखो, जो हमारी ट्रायंगल दे रखी है ना, उसमें जो सारी साइड है वो इक्वल नहीं है, कोई भी साइड हमारी इक्वल नहीं है। तो ये हमारी विषमबाहु ट्रायंगल बनेगी, स्केलन ट्रायंगल बनेगी। तो हमें यहाँ पे एस निकालना पड़ेगा। एस निकालेंगे तो 45 प्लस में हमारा 51 प्लस में हमारा 24 अपोन में हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 और 5 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 5 10 और 2 12, 120 अपोन में हम 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा यहाँ पे। अब एक तो हमारा 60 आ जाएगा, 60 में से 45 माइनस करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा, 51 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6 और 5 2 3 36, कितना आ जाएगा, 36। अब देखो इसमें से क्या क्या बाहर आ सकता है। अब यहाँ पे 36 है, 36 का तो क्या आ जाएगा 6, 9 में से क्या आ जाएगा 3, 15 है। अब 16 को हम 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 चुके हमारे कितने हो जाएंगे 60, तो हमारा कितना बाहर आ जाएगा 15, 4 बचेगा, 4 में से हमारा 2 बाहर आ जाएगा, 15 दूनी हमारा 30 हो जाएगा, और 36 18, तो 30 इंटू 18 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 0, 3 8 24, 3 एकम 3 और 2 हमारे 5, कितना हो गया 540। ये किसके इक्वल आएगा, ये जो एरिया है ना निकला है, इसने दे रखा है जो ट्रायंगल है उसका एरिया हमारे आयत के इक्वल है। तो हमारा 540 इक्वल आ जाएगा यहाँ पे कितने के 30 इंटू में हमारी जो चौड़ाई है उसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हम चौड़ाई निकालेंगे तो 0 से 0, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 8 24, तो चौड़ाई हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे 18 आ जाएगी। अब निकालना क्या है, परिमाप निकालना है। 2 इंटू लेंथ प्लस हमारा ब्रेथ होता है, तो 2 इंटू में हमारी कितनी आ गई 18, और हमारी यहाँ पे कितनी थी 30, जो लंबाई थी ना वो 30 थी। 18 और 30, 8 और 4 48, कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये ठीक हो जाएगा। देखो सीटेट जो क्वेश्चन देता है ना वो लेंथी जरूर देता है, बट आपसे निकल जाएंगे अगर आप उसमें मल्टीप्लाई वगैरह आपने सही किए तो। ठीक है, लेंथी जरूर देता है। अगर आपका सब्जेक्ट मैथ है ना तो मैथ को तो लास्ट में ही उठाना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा खा जाएगा। अगर आपने मैथ को सारा टाइम दे दिया ना और क्वेश्चन को नहीं दिया तो आपका ये जो पेपर है ना वो रह जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो आप मैथ को बाद में उठाना, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस है। अगर 1 2 क्वेश्चन छूट भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और तो सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी आप टाइम को मैनेज करके इसमें भी स्पीड बढ़ाओगे तो आपका ये नहीं रहेगा कि हमने पीछे जो क्वेश्चन किए थे या पीछे जो हमारा सब्जेक्ट है वो बचे हुए हैं। अगर आप इतना टेंशन नहीं ले पाओगे लास्ट टाइम में करोगे तो, क्योंकि फिर आपका सिर्फ फोकस मैथ पे ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 9.8 सेंटीमीटर व्यास है ये वाले एक वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल हमारा ए है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या दे दिया, ए दे दिया, व्यास दे रखा है। व्यास से हम यहाँ पे रेडियस निकालेंगे तो 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 1 2 2 नीम 18। ठीक है, अब इसका एरिया का मतलब है हमारा पाई आर स्क्वायर। पाई हमें यहाँ पे 22/7 लेनी है, तो 22/7 इंटू में 4.9 इंटू 4.9 अपोन में हमारा 10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है 4.9 है, तो पॉइंट को हटाएंगे तो 10 आ जाएगा नीचे। ये इक्वल दे रखा है ए के। अब देखो 7 से काटेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 इंटू में 49 अपोन में हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 100। ये ए की वैल्यू है। अब यहाँ पे तो देखो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हमने यहाँ पे ये ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आएगा। इसलिए बोल रही हूँ कि मैथ को आप बाद में उठाना। अब देखो यहाँ पे 154 मल्टीप्लाई 4 9 करेंगे, 9 चौक हमारे 36, 3 बचेंगे। ठीक है, और 9 5 45, 45 3 48, 4 9 एकम 9 4 हमारे 13, 4 से करेंगे 4 चौक 16, 1 बचेगा, 4 5 20 और 21, 2 बचेंगे, 4 एकम 4 और 2 हमारे 1 सेकेंड, 4 5 20 और 21, 1 बचेंगे, 2 4 एकम 4 और 2 हमारे कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो 6 8 और 4 14, 3 और 1 4 1 5 आ जाएगा, और 6 और 1 हमारा 7 आ जाएगा। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है 2 से,
क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से करेंगे 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9 और 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15। अब कितने पॉइंट बाद लगाना है यहाँ पे, मैं देखो ध्यान से देखना, मैं अपने अकॉर्डिंग करा रही हूँ बट आपको समझ आ जाएगा इस अकॉर्डिंग करा रही हूँ, बिल्कुल ही स्लो चल रही हूँ। यहाँ पे कितना था 10 था, आप यहाँ पे चाहे पॉइंट लगा लो चाहे आप यहाँ पे लगा लो, एक ही बात है। ये कितना बन गया 150.92 बन गया। अब इसमें ऐड करना है 4, तो कितना आ जाएगा ये 4.48 करना है, तो 8 8 हमारे 10 हो जाएंगे और 4 3 14 हो जाएंगे, 1 4 और 1 5 और 5 और 1 कितना आ गया 155.40। 155.40 ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। मेरी है ना थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, इस वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा पाऊँ और आपको समझ में आ जाए। समझ में तो आ जाता था बट किसी ने बोला है कि थोड़ा सा स्लो चलो, ठीक है। 1 मीटर लंबे एक रोड रोलर का जो व्यास है वो 84 सेंटीमीटर है। यदि किसी मैदान को एक बार समतल करने के लिए पूरे चक्कर 750 लगाता है तो उस मैदान का क्षेत्रफल याद कीजिए। अब देखो उसने चक्कर दे दिए, तो चक्कर दे दिए, जो हमारा रोड रोलर होता है ना उसकी शेप ये होती है, ठीक है, वो एक तरीके से बेलन होता है। तो बेलन अगर चक्कर लगाता है तो इसका मतलब जो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना वो निकालना पड़ेगा और उसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे 750 से, तब हमारा ये क्वेश्चन निकलेगा। अब यहाँ पे कितना है हमारा 84, तो इसको करेंगे तो हमारी ये व्यास निकलेगा कितना, यहाँ पे 42 निकलेगा। यहाँ पे क्या है हमारा सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या है हमारा मीटर, आंसर किसमें है हमारा मीटर, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा 0.42 आ जाएगा। ओके, अब देखो अभी हमें यहाँ पे एरिया निकालना है किसका, बेलन का। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय होता है वो 2πRh होता है। इस पे रखेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू में 22/7 आ जाएगा। आर हमारा यहाँ पे 42 अपोन में हम 100 कर देंगे इंटू में एच हमारा कितना है 1 मीटर लंबा। लंबा मतलब ये वाली जो लंबाई है ना ये दे रखी है। अब 7 से करेंगे तो 7 हमारा 42 हो जाएगा। अब देखो 6 से करेंगे तो 44 इंटू में 6 आ जाएगा, अपोन में हमारा 100 आ जाएगा। ये तो हमारा क्या आ गया, उसका बेलन का जो है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आ गया। ये राउंड कितने लगा रहा है 750 लगा रहा है, तो 750 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो अब जो मैदान का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, कंप्लीट कट जाएगा, आई होप कंप्लीट कट जाए। 5 से काटते 5 दूनी 10, 5 कम 5 2 5 5 25, 2 से काटेंगे तो हमारा 22। अब देखो 22 है ना, 22 है तो इसका मतलब जो आंसर है वो हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई से बचने के तरीके हैं, यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 में से 9 जाएगा तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो करके ही देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखना। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 15 से करेंगे तो 15 दूनी 30, 0 3, तो 0 तो आएगा, 0 तो सभी में ही है। 5 से कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 1 बचेगा और 5 3 15 1 16, 1 बचेगा, 5 कम 5 और 1 हमारा 6, 2 3 और 1 ऐड करेंगे तो 0 और 6 और 2 8 और 9 और 1 कितना आ जाएगा 1990। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ना ये सही हो जाएगा। हमें यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं और इनका परिसर निकालना है, बहुलक निकालना है और माध्य का माध्य, मतलब इन तीनों को निकाल के उसका माध्य निकालना है। अब जो हमें यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं इनको हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें तो यहाँ पे 6 और 8 दिख रहा है जो कि एक एक टाइम पे, तो 6 और 8 हो गया। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे 10 है, तो 1 और 2, 10 और 10। फिर हमारा कितना है 15, 1 2 3 है ना 15, 1 2 3। उसके बाद 15 के बाद हमारा कितना है 50 और 80, 50 और 80। फिर हमारा कितना है 100 और फिर हमारा 120, 100 है, फिर हमारा 120 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम परिसर निकालते हैं। परिसर को हम रेंज बोलते हैं। रेंज हमारा सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर, कितना आ जाएगा 114। फिर हम निकालते हैं यहाँ पे बहुलक। बहुलक क्या होता है, जो हमारा सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। तो सबसे ज़्यादा रिपीट तो हमारा 15 हो रहा है, तो कितना आ गया 15। फिर हम निकालते हैं यहाँ पे माध्य। माध्य को निकालेंगे तो हमारा क्या होता है बीच का नंबर, तो नंबर कितने थे 11, तो इसका मतलब जो छठा नंबर है वो हमारा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 पे क्या आएगा हमारा 15, तो 15 हो जाएगा। इन तीनों का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मीन निकालना है। तो इनको ऐड करेंगे, 5 और 5 10 और 4 14,
1 2 3 और 1 4 और 1 कितना आ गया 144। माध्य निकालना, अपॉन हमारा कितना आ जाएगा 3, 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 2 बचेगा 3 8 24, कितना आ जाएगा 48। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संख्याएं दे रखी है आपको 29 से लेकर 90 को पर्चियों पर लिखा जाता है। ठीक है, जो संख्याएं हैं वो 29 से 90 तक एक पर्ची, मतलब बहुत सारी पर्चियां हैं, उन पे लिखा गया है, एक पर्ची पे एक नंबर है, एक संख्या है। इन पर्चियों को एक डिब्बे में रखा जाता है और डब्बे में से एक पर्ची यादृश रूप से निकाली जाती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पर्ची एक अभाज्य संख्या नहीं आएगी। क्या बोल रखा है, नहीं आएगी। तो इसका मतलब अभाज्य संख्या आने का निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी और उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो वो हमारी नहीं की आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टोटल नंबर निकालने हैं। नंबर कितने हैं, अगर देखो इन दो नंबर को छोड़ दे तो 31 से 90 तक कितने हो जाएंगे हमारे 60 और 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 62। तो टोटल नंबर हमारे कितने हैं यहाँ पे 62 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालने हैं हमें, प्राइम नंबर। प्राइम निकालने हैं तो 29 से 31, 29 से लेके 90 तक के सारे ही प्राइम आपको लिखने पड़ेंगे। लिखेंगे और कोई ऑप्शन है नहीं, वैसे डायरेक्ट आप कर भी नहीं सकते तो लिखो। यहाँ पे कितना हो जाएगा 29 आ जाएगा, फिर हमारे यहाँ पे 31, 33 34 35 36 37 आ जाएगा, 38 39 तो है, 40 41 42 43 नहीं है, फिर 44 45 46 47 भी नहीं है, 48 49 भी नहीं है। ओके, ये हमारे कोई भी नहीं है ना, हाँ जी कोई भी नहीं है। फिर 50 51 52 53 भी नहीं है, 54 55 56 57 57 तो है, 58 59 59 भी हमारा नहीं है। ठीक है, फिर 60 आ जाएगा, 60 के बाद 61 62 63 भी है, 64 65 66 67 67 भी नहीं है, 68 69 70 है, 71 72 73 73 भी नहीं है, 74 75 76 77 77 है, 78 79 79 79 भी नहीं है। ठीक है, 80 90 तक जाना है ना, 80 आ गया, फिर 81 81 तो है, 9 में 81 होता है, 82 83 83 हमारा नहीं है, 84 85 86 87 87 है, 88 89 89 है, फिर उसके बाद 89 है। ठीक है, अब इन काउंट करेंगे तो देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये तो ज़्यादा ही चला गया 17। तो इसका मतलब कोई नंबर हमारा ऐसा तो नहीं है जो हमारा जो हमारा अभाज्य नहीं है। तो देखते हैं हम यहाँ पे, अब देखो ध्यान से देखना है, 2 नंबर हमने यहाँ पे गलत लिए। 49 तो 7 का है ना, तो ये भी नहीं आएगा, अभाज्य नहीं है। 51 भी हमारा किसका है यहाँ पे, 51 भी 17, तो ये 51 हो जाएगा, तो 17 भी नहीं आएगा। 2 नंबर हमारे यहाँ पे गलती से लिखे गए। ठीक है, तो ये 2 नंबर हमारे क्या होंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे। अब कितने बचे, 17 थे ना, 17 में से 2 गए तो 15। तो हमारी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी होगी यहाँ पे 15। अब देखो प्रोबेबिलिटी कितनी आ सकती है यहाँ पे 15, 15 अपॉन में हमारा टोटल कितना है 62। ये तो हमारी अभाज्य होने की है, हमें किसकी निकालनी है यहाँ पे नहीं होने की, तो इसको 1 में से माइनस कर देंगे। तो 62 माइनस 15 अपॉन में हम यहाँ पे क्या कर देंगे 62 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 12 8 7 कितना आ जाएगा 47 बटे हमारे 62 आंसर आ जाएगा। मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना ये सही हो जाएगा। ओके, इसके लिए जो आपकी प्राइम नंबर है ना वो आपको पता होना चाहिए, मेरी तरह मिस्टेक मत कर देना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमें यहाँ पे, अब हमारे क्या आ गई यहाँ पे पेडागोजी आ गई। ठीक है, इसको देखो, अनुमान दे रखा है, अनुमान और उत्पत्ति और स्वयं सिद्धि। देखो स्वयं सिद्धि जो होती है वो हमारी क्या होती है, मतलब उसको ऑप्शन पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक कथन जिसे सही माना गया है जो कि प्रमाणित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, जो हमारी स्वयं सिद्धि होती है ना, जो हमारा सिद्ध किया हुआ होता है पहले से, उसको है ना, उस कथन को पहले से ही क्या मान लिया है, सही मान लिया है, उसको हम प्रमाणित नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ना, 3 का तो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद आप ऑप्शन मैच करो, यहाँ पे 3 का 1 कहाँ पे है, 3 का 1 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक ऑप्शन पढ़ के भी आप आंसर निकाल सकते हो अगर आपको नॉलेज है तो। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, अनुमान, अनुमान और उत्पत्ति। एक अधिकथन जिसकी सत्यता अभी तक स्थापित नहीं की जा सकती है, मतलब अनुमान लगाया गया है, सिर्फ आपका अनुमान है, मतलब वो
सत्यापित नहीं है, मतलब सत्यापित को क्या बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा सत्यापित को क्या बोलते हैं अभी, मतलब वो आपका प्रूफ नहीं किया गया है, लेकिन वो क्या है, एक अनुमान लिया गया है। अनुमान का मतलब है जैसे हम बोल देते हैं हमारा अनुमान है, जैसे आपके चंडीगढ़ के पेपर चल रहे हैं कि अनुमान है कि फरवरी में ले लिया जाए, करेक्ट नहीं है, हमें श्योर नहीं है उस चीज़ के बारे में, सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, तो वैसे ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बन जाएगा आपका। ओके, अब देखो उत्पत्ति का जो आंसर होगा वो हमारा सी हो जाएगा। इन तीनों को याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा गणित प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं है, नहीं पूछा है। मूर्त शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग द्वारा छात्रों को गणितीय अवधारणा को समझने में सहायता करता है। ये तो है बिल्कुल, छात्रों को गणित की परीक्षा की तैयारी के लिए एक स्थान सुनिश्चित करता है। नहीं भाई, कोई ऐसा कोई है जो मतलब प्रयोगशाला जो एक स्थान निश्चित कर देती है कि यहाँ पे जो है गणित के जो स्टूडेंट है वही यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ सकते हैं और कोई नहीं पढ़ सकता, एक स्थान निश्चित कर दिया। नहीं, ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ये डाउट में है। छात्रों की गणित अधिगम के प्रति रुचि और उत्साह बढ़ाना, ये तो है। खेल, पहेली तथा निर्देशक मॉडल का उपयोग करते हुए गणितीय समस्या समाधान पर केंद्रित गतिविधियां कराना, ऑप्शन नंबर हमारा डी भी ठीक है। गलत कौन सा है, बी, यही हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक छठी कक्षा का छात्र चांदा जो प्रोजेक्ट का उपयोग करते हुए, जो आपका ऐसे नहीं आता है, एक सेकेंड, ऐसे नहीं आता है जिसमें बहुत सारे एंगल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एंगल लिखे होते हैं, उसका प्रयोग कर, ऐसा करते हुए वो 80 डिग्री के कोण को 80 डिग्री के कोण को 100 अंकित करता है, 60 डिग्री को 120 तथा 70 को 110 इत्यादि करता है। इस प्रकार की त्रुटि का सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। वह चांदे को गलत तरीके से पकड़ रहा है, गलत तरीके से तो नहीं पकड़ रहा, पकड़ तो सही रहा है। उसने चांदे का उपयोग करके कोणों को सही दिशा में मापने पड़ने के कौशल को पूर्णतः से ग्रहण नहीं किया गया है। वह कोण और शीर्ष और चांदे के केंद्र की सीमा को नहीं मिला सकता। ये ऑप्शन है। कुछ गलत नहीं कर रहा क्योंकि दोनों कोणों मापों का एक ही अर्थ होता, नहीं भाई, एक अलग तो नहीं होता और यहाँ पे गलत भी नहीं पकड़ रखा। तो ऑप्शन नंबर बी और सी में देखो कौन सा होगा। वह कोण के शीर्ष और जो चांद के कोण की जो सीध को सही मिला नहीं रहा, बिल्कुल। जो आपकी इसमें है ना लाइंस होती हैं, जैसे यहाँ पे हमारा सेंटर होता है, इससे हमें यहाँ पे लाइन मिलानी होती है। यहाँ पे मान लो 60 का है तो ये लाइन अगर सही से मैच हो रही है तो हमारा जो एंगल है वो सही आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। ओके, वो पकड़ तो सही रहा है, यूज भी सही कर रहा है, लेकिन मिलान सही नहीं कर रहा। जो हमारी इसमें लाइंस होती है ना बहुत सारी, उनका मिलान वो सही से नहीं कर रहा, इस वजह से उसकी जो त्रुटि आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण और अधिगम का आगात्मक उपागम को नहीं दर्शाता। क्या बोल रहा है यहाँ पे, नहीं। विशिष्ट तथ्यों से लेकर गणित के सामान्य सिद्धांतों तक तर्क करना, ये तो है। पर्याप्त मूर्त और विशिष्ट उदाहरणों के माध्यम से विद्यार्थियों को एक सूत्र तक पहुंचाने में सहायता करना, ये भी ठीक सा लग रहा है। यह गणित पढ़ने का एक शिक्षक केंद्रक उपागम है। यह गणित पढ़ने का एक शिक्षक केंद्रक उपागम है। गणित को ना विद्यार्थियों को स्वयं गणित के सूत्र को खोजने के लिए प्रोत्साहित, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो डी है ना, ये भी ठीक है। अब एक सूत्र तक पहुंचाने में सहायता करता है, बिल्कुल। आगात्मक जो हमारा इंडक्टिव होता है ना, वो एक तरीके से जो फॉर्मूले होते हैं उनको निकालता है, ये तो आपका फिर भी ठीक है। लेकिन जो है ना सी आपका ये प्रॉब्लम कर रहा है, पढ़ाने का एक शिक्षक केंद्र उपागम नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मिट्टी जो हमारा एरिया होता है ना उसके बारे में पढ़ाने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण का सबसे अच्छा दृष्टांत है, जो कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में दर्शाई गई विचारधारा के अनुसार है। विभिन्न सूत्रों को परिचय देते हुए श्यामपट्ट पर क्षेत्रमिति के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्नों का हल कराना। ये तो नहीं है कि आपने सूत्र लिख दिए और उन पर आधारित आपने क्वेश्चन दे दिए। ठोस आकारों और रोजमर्रा की वस्तुओं का उपयोग करके छात्रों को दिए गए आकारों का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज में सहायता करना, बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन तो आपका यही है, क्योंकि रोजमर्रा से जोड़ दिया, डेली रूटीन से जोड़ दिया स्टूडेंट को, तो वो तो आपका सबसे बेस्ट आंसर है। और पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपका आंसर बहुत अच्छा है, ये हो जाएगा। एक और बताऊं,
जो आपकी जो स्टेटमेंट्स होती है ना, जैसे आपका ये है पेडागोजी, उसमें जो आपका बड़ा लिखा होता है, जो आपका काफ़ी कुछ लिखा होता है, वो आंसर ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। बट इसमें क्या आ गया, रोज़मर्रा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही हो गया इसका आंसर। ठीक है। छात्रों को पाठ्य पुस्तक में हल किए गए उदाहरणों पर आधारित प्रश्नों को बिना किसी की सहायता से हल करने के लिए कहना। नहीं। विभिन्न कंप्यूटर आधारित तकनीकों का उपयोग करके क्षेत्र और आयतन, नहीं, ये भी नहीं है। ऐसा कोई है बच्चों को कंप्यूटर से पढ़ाना है, कंप्यूटर का प्रयोग करके पढ़ा सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर पे आधारित सिर्फ उन चीज़ों को नहीं समझा सकते जो हमारे फॉर्मूले होते हैं ना वो। अगर रोज़मर्रा की चीज़ें दे दी कि हमारे जो ब्लैक बोर्ड है वो किस शेप का है, इसका एरिया कैसे निकलेगा, ऐसे अगर हमने बच्चे को इन्वॉल्व कर लिया तो वो हमारा बेस्ट तरीका होता है पढ़ाने का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? नहीं पूछा है। गणित को छात्र के दैनिक अनुभवों से संबंधित करना, बिल्कुल। बच्चों के विचार प्रक्रियाओं को गणितीय करना, ये भी है। कलन विधि पर अत्यधिक बल देना, मतलब जो आपकी पेन वाली जो चीज़ें हैं ना, उन पे सबसे ज़्यादा बल देना। अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने में छात्रों को व्यस्त करना, ये भी ठीक है, बिल्कुल। जो प्रॉब्लम्स आएंगे तो जो स्टूडेंट है उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, ये तो अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी गलत है और यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित में से किस अवधारणा को दिए गए दृष्टांत का उपयोग करके समझाया जा सकता है? आपका ये दे रखा है, इसमें आपको यहाँ पे कुछ लिखा है +5 और हमारा कितना आ रहा है, √16 आ रहा है। तो ये हमारा किसका आ गया, क्वाड्रिक इक्वेशन का आ गया। तो ये बीजगणित हमारे क्या है, समीकरण है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, जब एक छठी कक्षा के छात्र से पूछा गया कि 1/5 और 1/4 में से कौन सी भिन्न बड़ी है या बड़ा है, तो छात्र हमेशा कहता है कि 1/5। तो शिक्षण अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दी जाए कि परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त होगा? मतलब वो आपका जो फ्रैक्शन है ना उसको समझा रहा है। तो उसने 1/5 और 1/4 में से पूछा कि हमारा बड़ा कौन सा है, तो उसने जो बड़ा नंबर देखा डिनोमिनेटर में, तो वही बता दिया कि वही बड़ा है। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त क्या हो सकता है वो देखो। छठी कक्षा के छात्र के लिए यह बहुत जल्दी होगा कि वह भिन्न की अवधारणाओं को समझ बना सके। मतलब ये जल्दी है। 6 क्लास में तो हमें फ्रैक्शन बहुत अच्छे से पता हो जाना चाहिए। यह भ्रांति हर का मान बड़ा होने के कारण उत्पन्न होती है। हो सकता है छात्र ने अवधारणा को ठीक से याद नहीं किया, याद तो करना ही नहीं है। छात्र को पाठ्य पुस्तक के समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं। अब देखो ये क्या है, एक भ्रांति है। ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ये है, यह एक भ्रांति है। उसने हर का मान बड़ा देख लिया तो उसने उस नंबर को भी बड़ा बता दिया, जबकि हमें ये स्टूडेंट को क्लियर करना है कि जो हर बड़ा है, तो हमारा जो हर बड़ा है या फिर हमारा अंश बड़ा है, तो उसमें हमारा कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। और 1/5 बड़ा है या 1/4, तो हमारा 1/4 बड़ा है। ठीक है। ये हमारा 1 का 4th पार्ट है, ये हमारा 1 का 5th पार्ट है। तो पार्ट हमारा 4 बड़ा होता है, 5th तो हमारा 4 बड़ा होता है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, एक शिक्षक एक वृत्ताकार कागज को छोटे छोटे तिरछाखंड में काटता है और उन्हें आयत बनाने के लिए संरेखित करता है। बिल्कुल, एक आपका वृत्ताकार कागज है, मतलब सर्कल के आकार में, और इसके छोटे छोटे तिरछाखंड काट लिए। ठीक है। इनसे वो क्या कर रहा है, एक आयत बना रहा है। यह गतिविधि है जो व्युत्क्रम करके तरीके को दर्शाती है। मतलब ये किसके व्युत्क्रम को दर्शाती है, वृत्त की परिधि नहीं भाई, परिधि को ही है। ये तो एरिया पे बात चल रही है, क्योंकि एरिया आ जाएगा ना इसमें सब में। तो एरिया पे बात करें तो एरिया में तो सिर्फ हमारा एक ही आंसर दे रखा, ऑप्शन नंबर बी, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र समझाने की कोशिश कर रहा है वो। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक संसाधन गणित शिक्षा शास्त्र में सबसे न्यूनतम योगदान देने वाला माना जाता है? सबसे न्यूनतम योगदान देने वाला पाठ माना जाता है किसमें, 2005 के एनसीएफ जो हमारा 2005 है ना, उसके अकॉर्डिंग है। कहानियाँ और किस्से जिसमें संख्यात्मक पहेली सम्मिलित है, ये तो है। गणना और परिकलन का पारंपरिक और व्यावसायिक ज्ञान, ये भी हो सकता है। शिल्प उपकरण जिसमें आकृतियों और सारणियों के प्रतिनाम या पैटर्न सम्मिलित हो, ये भी है। रट कर याद करना, नहीं भाई, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें रट कर याद करना तो कुछ होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी गलत हो जाएगा। जहाँ पे भी रटना आ जाए, यहाँ पे भी याद करना आ जाए, वो चीज़ें तो हमारी यहाँ पे नेगेटिव चली जाती है। अगर नेगेटिव पूछा है, सबसे कम पूछा है, यहाँ न्यूनतम पूछा है। न्यूनतम का मतलब एक तरीके से सबसे कम इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है।
तो ये सारे हमारे कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, बट रटकर याद करने की जो विधियाँ होती है वो हमारी नहीं होती। ओके, आज के जो हमारे 60 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आए। अगर आप कंटिन्यू बने रहोगे तो ही मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगी, वरना नहीं रखूँगी। क्यों मैं भी टाइम वेस्ट करूँ, अपना भी और आपका भी। अगर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, बट मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर आपको ये सीरीज़ चाहिए तो मैं कंटिन्यू करा दूँगी। आप मुझे इसमें क्वेश्चन की भी बता देना, मैं कितने क्वेश्चन लूँ इसमें। ओके, थैंक यू।